कल्पना कीजिए एक युद्ध का मैदान है। चारों तरफ शोर, हथियारों की झंकार और एक ऐसा दबाव जो किसी भी इंसान को भीतर तक तोड़ दे। और ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा योद्धा खड़ा है। हाँ, और वो लड़ नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं लड़ रहा। उसके हाथ कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है, सांसें उखड़ रही हैं और दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। अगर आज की मेडिकल भाषा में कहें ना, तो वो इंसान एक भयंकर पैनिक अटैक से गुजर रहा हाँ, है। सही कहा। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, मतलब जो सच में सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन को जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दी गई थी ना, हाँ हाँ, वही सलाह आज के आधुनिक इंसान के लिए सबसे कारगर उपाय है। आज जब लोग अपने कॉर्पोरेट जॉब्स में एंग्जाइटी और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से पास्ट हो रहे हैं, तो वही प्राचीन फॉर्मूला उनका सबसे सटीक मैनुअल बन सकता है। और इसीलिए आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी विषय का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा के जो स्रोत हैं, मतलब जो सोर्सेज हमने जुटाए हैं, उनमें ऐतिहासिक ग्रंथों के श्लोक तो हैं ही, साथ ही गीता का निष्काम कर्म योगा जैसे एकेडमिक रिसर्च पेपर्स भी हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल पर एबीपी न्यूज और जनसत्ता जैसे संस्थानों के विस्तृत लेख और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को भी शामिल किया है। सही बात है। देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ कोई धार्मिक प्रवचन देना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ये फिलोसॉफिकल ढांचा आज के बर्नआउट और स्ट्रेस को मैनेज करने का टूल किट बन सकता है। तो चीजें थोड़ा खोल कर समझते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज के इस एआई और टेक वाले युग में, जहां हर प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ऐप में मिल जाता है, वहां गीता की इस फिलॉसफी की रेलेवेंसी क्या है? अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैटलफील्ड मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। वो असल में एक क्राइसिस की स्थिति थी, एक एक्सट्रीम क्राइसिस। अच्छा। जब अर्जुन टूट गए थे, तो उनके शरीर पर कोई चोट नहीं लगी थी, उनका दिमाग थक गया था। वो मेंटल लेवल पर क्रैश हो गए थे। अब इसको आज के हालात से जोड़कर देखिए। आज इंसान रोज ऑफिस के प्रेशर, करियर की आंधी दौड़ और ऑनलाइन दुनिया की इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है। लोग आज भी तो टूट ही रहे अंदर से। बिल्कुल टूट रहे हैं। हमारे सोर्सेज में एम्स की एक बहुत ही रिलेवेंट स्टडी का जिक्र है। वो स्टडी बताती है कि कैसे मोबाइल की लत और स्क्रीन टाइम के कारण यंग जनरेशन के मेंटल डेवलपमेंट पर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। जेनजी और आज का पूरा यूथ एंग्जाइटी और बर्नआउट का शिकार है। नींद तो जैसे गायब ही हो चुकी है लोगों की। सही कहा। और एक अजीब सा गुस्सा लाइफ के हर कोने में रिस रहा है। ऐसे में कृष्णा ने अर्जुन को जो दिया था, अगर उसे मॉडर्न टर्म्स में कहें तो वो एक बेहतरीन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी थी। ये सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी आ रही है। अर्जुन का दिमाग, या कह लें आज की किसी भी आम इंसान का दिमाग, उस कंप्यूटर ब्राउजर की तरह क्रैश हो गया था जिसमें एक साथ 100 टैब्स खुले हो। अरे वाह, क्या बात है, 100 टैब्स। हाँ, मतलब एक तरफ में करियर का स्ट्रेस चल रहा है, दूसरे में ईएमआई की चिंता है, तीसरे में फैमिली का कोई ड्रामा और चौथे में सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान से बहस चल रही है। प्रोसेसर पूरी तरह हाँफ रहा है। और यहाँ कृष्णा एक टास्क मैनेजर की तरह आते हैं जो ये बता रहे हैं कि सिस्टम को बचाने के लिए कौन से टैब्स तुरंत बंद करने हैं। ये 100 टैब्स वाली तुलना ना बहुत ही सटीक है। और उन भारी टैब्स को बंद करने का जो पहला रूल गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है, वो बेहद दिलचस्प है। एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मनम। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन है। पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? क्या हम सच में खुद अपना नुकसान कर रहे हैं? देखिए, हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारी परेशानी का कारण कोई बाहरी व्यक्ति है, या तो इकोनॉमी खराब है या बॉस बेकार है। लेकिन हमारे सोर्सेज बहुत क्लियर करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहरी कम और आंतरिक ज्यादा हैं। आंतरिक मतलब हमारे अंदर है। हाँ, हमारे भीतर 5 मेन वायरस या कह लीजिए बग्स हैं जो हमारे मेंटल सिस्टम को क्रैश करते हैं। ये हैं काम यानी बहुत ज्यादा इच्छा, क्रोध, मद यानी अहंकार, मोह और लोभ। जब तक हमारा पूरा फोकस दुनिया को बदलने पर रहेगा ना, हम कभी शांति नहीं पा सकते। मतलब सॉल्यूशन बाहर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हमें खुद ही अपने मन का दोस्त बनकर इसे अंदर से ठीक करना होगा। तो खैर, इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर इंसान का दिमाग इन 100 टैब्स के बोझ और इन 5 वायरसेस के कारण क्रैश हो रहा है,
तो इस क्रैश को रोकने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यहीं पर आकर मेरी उत्सुकता दूसरे अध्याय यानी संख्या योग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जाती है, स्थितप्रज्ञा का सिद्धांत। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से बदलाव शुरू होता है। अर्जुन भी ठीक इसी कंफ्यूजन में थे और उन्होंने पूछा कि स्थितप्रज्ञा यानी स्टेबल माइंड वाले इंसान की पहचान क्या होती है, वो बाहरी दुनिया में रिएक्ट कैसे करता है। सही बात है। हम पहचानेंगे कैसे ऐसे इंसान को? इसके जवाब में श्लोक 54 से 58 तक एक बहुत क्लियर फ्रेमवर्क दिया गया है। स्थितप्रज्ञा वो है जो दुख आने पर परेशान नहीं होता और सुख मिलने पर पागलों की तरह खुश नहीं होता, जिसके अंदर से फियर, एंगर और अटैचमेंट पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी तो दिया गया है ना, कछुए वाला। हाँ, टॉर्टोइस एनालॉजी। जैसे कछुआ किसी बाहरी खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपने मजबूत खोल के अंदर समेट लेता है, ठीक वैसे ही एक समझदार इंसान बाहरी अट्रैक्शंस और खतरों को देखकर अपनी इंद्रियों को यानी अपने सेंसेस को उन चीजों से हटा लेता है। यहाँ बात सच में बहुत आगे निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि जब हम इस कछुए वाले सिद्धांत को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो क्या ये हमारे स्मार्टफोन के डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी मोड की तरह नहीं है? बिल्कुल, डीएनडी मोड एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। है ना? जब हमें कोई जरूरी काम करना होता है तो हम फोन को डीएनडी पर डाल देते हैं। हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन हमें डिस्टर्ब करेगा और कौन सा नहीं। हम बाहरी शोर को ब्लॉक करके अपनी बैटरी मतलब अपनी मेंटल एनर्जी बचा लेते हैं। आप इसे सच में इंसानी दिमाग का डीएनडी मोड कह सकती हैं। और एक जरूरी बात, कछुआ दुनिया छोड़ के कहीं भाग नहीं जाता है। वो उसी नदी या तालाब में रहता है, बस बाहरी असर से खुद को काट लेता है। कृष्ण भी यही समझा रहे हैं कि जंगल में जाके सन्यासी मत बनो। हाँ, दुनिया में ही रहना है। दुनिया में रहो, पर अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखो। सोर्स में एक बहुत पावरफुल इमेज दी गई है। जैसे पानी पर तैरती नाव को तूफान किसी भी तरफ बहा ले जाता है ना, वैसे ही सेंसेस का भटकाव इंसान की बुद्धि को उड़ा ले जाता है। जो इस पर कंट्रोल कर ले, वही सच्चा योगी है। और अगर ये कंट्रोल ना हो तो क्या होता है? इसका एक पूरा चेन रिएक्शन श्लोक 62 और 63 में समझाया गया है। मुझे लगता है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डीप एनालिसिस है। मैं तो इसे मास्टरपीस मानता हूँ। वो चेन रिएक्शन कुछ ऐसे चलती है, जब हम लगातार किसी ऑब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में सोचते हैं तो उससे अटैचमेंट पैदा होती है। उस अटैचमेंट से डिजायर यानी कामना जन्म लेती है। ठीक है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, बस वहीं पर क्रोध यानी गुस्सा उत्पन्न होता है, जब इच्छा में रुकावट आती है। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। पर ये गुस्सा आगे जाकर पूरी तरह पतन यानी रूइन में कैसे बदल जाता है? एकदम पॉइंट की बात पकड़ी आपने। सीरीज वहां रुकती
किस्मत दी है, इतनी गरीबी दी है कि आज पहनने के लिए मेरे पास एक जोड़ी चप्पल तक नहीं है। खैर, जब तकलीफ होती है तो लोग शिकायत करते ही हैं। हाँ, पर आगे क्या होता है? वो अपने दुख में रो ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर सामने से आते हुए एक और आदमी पर पड़ती है। वो आदमी जमीन पर घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसके पैर ही नहीं थे। और सोच लीजिए उस एक मोमेंट ने उस शिकायत करने वाले के पूरे माइंडसेट को कैसा हिलाकर रख दिया होगा। पूरी दुनिया पलट गई उसकी। वो सीन देखते ही उसकी सारी शिकायतें, उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। वो उसी गर्म जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने ऊपर वाले को दिल से थैंक यू कहा कि हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। मैं चप्पल के लिए रो रहा था, पर कम से कम मेरे पास चलने के लिए पैर तो है। यही वो आहा मोमेंट है जिसके बाद लाइफ को देखने का लेंस ही चेंज हो जाता है। जिस इंसान का दिमाग हमेशा इस बात पर फोकस करता है कि उसके पास क्या नहीं है, जिसके पास सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, वो महल में बैठकर भी डिप्रेस ही रहेगा। और जो हर छोटी ब्लेसिंग के लिए ग्रैटिट्यूड फील करता है, दुख और स्ट्रेस उसके माइंड में ज्यादा देर तक रेंट फ्री नहीं रह सकते। सही में ये बहुत ही डीप और आई ओपनिंग चर्चा रही आज की। अब तक हमने जो भी बातें की हैं, थोड़ा उन्हें समेट लेते हैं। इस गहन चर्चा में हमने ये समझा कि कैसे स्थिति प्रज्ञा या कछुए की तरह अपना DND मोड ऑन करके हम अपने दिमाग में चल रहे उन हजारों टैब्स को बंद कर सकते हैं जो हमारा सिस्टम क्रैश कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने ये भी डिस्कस किया कि कांट की फिलॉसफी से लेकर हमारी संचित और प्रारब्ध EMI का कॉन्सेप्ट कैसे इंटरलिंक्ड है और निष्काम कर्मा के जरिए इस ग्रीडी दुनिया में भी शांति से कैसे जिया जा सकता है। फिर हमने कलयुग में खुद को बचाने और अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने की रियलिटी देखी और एंड में ये जाना कि सात्विक डाइट और ग्रैटिट्यूड लाइफ के किसी भी तूफान में हमें एक चट्टान की तरह मजबूत रख सकते हैं। और देखिए, ये सारे पॉइंट्स ना किसी रिलीजन, टाइम या क्लास तक लिमिटेड नहीं है। ये प्योरली ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी बायोलॉजी के बेस कोड पर लिखे गए हैं। इसीलिए आज भी उतने ही एक्यूरेट हैं जितने हजारों साल पहले थे। एकदम सही बात। और जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इंसान का दिमाग कोई साधारण लैपटॉप तो है नहीं जिसे बस पावर बटन दबाकर रीस्टार्ट मार दिया। जब ये क्रैश होता है तो इसकी रूट प्रोग्रामिंग को ठीक करना पड़ता है। अब एंड में मैं सबको एक ऐसे थोड़े अलग थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर अकेले में बैठकर सोचना जरूरी है। गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत फेमस श्लोक है, वसामसी जीर्णानि यथा विहाया, जिसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि आत्मा वैसे ही शरीर बदलती है जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं। ये थॉट अपने आप में इतना डीप है कि इस पर घंटों बात हो सकती है। बिल्कुल, पर जरा इसको डे टू डे लाइफ पर अप्लाई करके सोचिए। अगर हम ये डीपली मान लें कि हमारी जो प्रेजेंट आइडेंटिटी है, हमारा स्टेटस, हमारे जॉब टाइटल, हमारी टेंशन या यहाँ तक कि हमारी कोई बहुत बड़ी नाकामयाबी या फेलियर, ये सब सिर्फ वो कपड़े हैं जो हमने बस कुछ सालों के लिए पहने हुए हैं। राइट। तो कल सुबह जब ऑफिस की किसी मीटिंग में आपका बॉस गुस्सा कर रहा होगा या किसी फेल हुए प्रोजेक्ट को लेकर आपको पैनिक हो रहा होगा, तो क्या उसे देखने का आपका नजरिया नहीं बदल जाएगा? अगर ये सब सिर्फ एक बदला जाने वाला कपड़ा ही है, तो क्या वो नाकामयाबी फिर भी उतनी ही डरावनी लगेगी जितनी वो आज लग रही है? ये एक मैसिव पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, एकदम पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं। और इसी थोड़े से फिलॉसॉफिकल पर लिबरेटिंग थॉट के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आज हमारे पास काफी कुछ है। नमस्कार।